हाय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं रमन झा आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल वाणिज्य विद्यालय पर। आज हम फिर आप लोगों के सामने मार्केटिंग के अगले टॉपिक के साथ उपस्थित हो गया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, दिख रहा होगा कि मैं आज मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। बाज़ार के विभक्तिकरण को लेकर मैंने आज आया हूं आप लोगों के सामने। चलिए देखते हैं कि बाज़ार विभक्तिकरण क्या है। ठीक है, इसके अर्थ को पहले समझेंगे, उसके बाद इसके परिभाषा पर बात करेंगे, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे, फिर इसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके। इसका अर्थ को पहले समझते हैं। किसी वस्तु के बाजार को विभिन्न बाजार व उप बाजार में विभाजित किया जाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु को बाजार और उसके उप बाजार में उसको विभाजित अलग अलग वर्ग में विभक्तिकरण यानी बांट दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक भाग या खंड बोले बाजार के ग्राहक की विशेषता को ध्यान में रखकर उसके लिए प्रभावी विपणन मार्केटिंग कार्यक्रम को जो है लागू किए जाते हैं। ठीक है, अब आगे उसकी परिभाषा पर बात करते हैं। ठीक है मित्रों, इसके परिभाषा ए रॉबर्ट के अनुसार बाजार विभक्तिकरण किसी उत्पाद को बाजार के टुकड़ों में करने की रीति नीति है। यानी कि बाजार को देखते हुए किस सेक्टर में किस चीज़ की आवश्यकता है उसे ध्यान में रखते हुए उसके लिए रीति नीति बनाना, यानी कि स्ट्रेटजी बनाना। ठीक है, अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन के अनुसार विपणन विभक्तिकरण का अर्थ एक जातीय बाजार के संपर्क शिक्षण जातीय लक्षणों वाले छोटे क्रेता खंडों के उन्हें फर्म को संतुष्ट करने और बांटने से है। ठीक है मित्रों, निष्कर्ष इसका इस दोनों परिभाषा के आधार पर निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि बाजार विभक्तिकरण एक उत्पाद के क्रेता को समजातीय खंडों में विभाजित करने का तकनीक है। यानी कि जिससे जो रिलेटेड है उसके अलग अलग भाग को चयन करना। ठीक है मित्रों, इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाजार के विभक्तिकरण के 3 मान्यताएं पर आधारित है। ठीक है, मार्केटिंग सेगमेंटेशन जो है बाजार के 3 महत्वपूर्ण मान्यता पर आधारित है। पहला मान्यता है संपूर्ण बाजार में अनेक प्रकार के ग्राहक व भावी ग्राहकों के विषय या समजातीय समूह, यानी कि एक प्रकार के प्रोडक्ट को पकड़ना और उसके लिए भावी ग्राहकों को चिन्हित करना। ठीक है, संपूर्ण बाजार में विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के दूसरा पॉइंट है संपूर्ण विभिन्न बाजार के ग्राहकों को होते हुए उन्हें पृथक पृथक समूह में विभाजित किया जाना। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है संपूर्ण बाजार के विभिन्न ग्राहकों के समूह को विपणन हेतु अलग अलग विपणन मिश्रण व व्यूह रचना बनाना, व्यूह रचना का निर्माण करना। ठीक है, आज चलते हैं इसके ऑब्जेक्ट की ओर। ठीक है, ऑब्जेक्ट बाजार विभक्तिकरण के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। पहला पॉइंट है ग्राहकों को उनकी समान प्रवृत्ति स्वभाव व गुण के आधार पर समजातीय वर्गों में विभाजित करना ताकि प्रत्येक वर्ग के लिए उपर्युक्त कार्यक्रम बनाया जा सके। ठीक है मित्रों, दूसरा पॉइंट है कि ग्राहकों के रुचि आदत आवश्यकता आदि का पता लगाना, ग्राहक को किस वस्तु की आवश्यकता है उसके बारे में पता लगाना। तीसरा पॉइंट है संबंधित ग्राहकों का पता लगाना। ठीक है, और चौथा पॉइंट है कि विभिन्न ग्राहकों के समूह के क्रय संभावनाओं का पता लगाना कि विभिन्न ग्राहक का समूह किस वस्तु की अपेक्षा कर रही है उसके क्रय की संभावनाओं का पता लगाना। पांचवा पॉइंट है संस्था के ग्राहकों को अभिमुखी बनाना, ग्राहकों को आगे मानकर उसकी रुचि को उसकी आदत को भांप कर उसके अनुरूप प्रोडक्ट को तैयार करना। ठीक है मित्रों, उन क्षेत्रों का पता लगाना जिन्हें प्रत्यक्ष करने के लिए वस्तु को ग्राहक बनाए जा सके। ठीक है, वस्तुओं के ग्राहक बनाए जा सके उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से उन क्षेत्रों का पता लगाया जाता है। ठीक है, सातवां पॉइंट है समुचित व सर्वोत्तम बाजार क्षेत्रों का चुनाव व विकास करना। ठीक है, आठवां पॉइंट है बाजार के प्रत्येक ग्राहकों के लिए विपणन जो है भी हो और रचना तैयार हो। ठीक है, इसके लिए व्यू रचना बनाना चाहिए, प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग व्यू रचना तैयार करना चाहिए। ठीक है मित्रों, इसी कड़ी में हम लोग आगे अब बात करते हैं बाजार के विभक्तिकरण का आधार बेस क्या है। ठीक है,
इसका विभक्तिकरण का आधार क्या है, इसका बेस क्या है। इसमें आप लोगों के लिए मैंने पहला पॉइंट रखा है भौगोलिक आधार। इसके जो है इसके आधार पर जनसंख्या के आकार, घनत्व व जलवायु आदि के तत्वों को शामिल किया जाता है। इसमें जलवायु को शामिल किया जाता है, सांस्कृतिक परंपराओं को शामिल किया जाता है, जनसंख्या का आधार को शामिल किया जाता है, जनसंख्या का घनत्व को शामिल किया जाता है। ठीक है। जनानिक आधार दूसरा क्या है, जनानिक आधार। ठीक है। इसमें जो है इस वर्ग में आयु को सम्मिलित किया जाता है, आय को सम्मिलित किया जाता है, लिंग भेद को सम्मिलित किया जाता है, शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है, पेशा को सम्मिलित किया जाता है, जीवन चक्र व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है। ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा पॉइंट है मनोवैज्ञानिक आधार। यह ग्राहकों को जो है पर्सनैलिटी पर से संबंधित होता है। ठीक है। मनोवैज्ञानिक आधार जीवन शैली क्या है ग्राहक का, उसका पर्सनैलिटी किस तरह से है, इस पर आधारित होता है। चौथा पॉइंट है विपणन आधार यानी मार्केटिंग बेस। इसमें जो है विपणन तत्व के आधार पर विभक्तिकरण किया जाता है। इसमें वस्तुओं के मूल्य से प्रभावित होने वाले क्रेता आते हैं। इसमें जो है वस्तुओं से प्रभावित होने वाले क्रेता आते हैं। इसमें वस्तुओं के किस्म गुण से प्रभावित होने वाले क्रेता आते हैं। ठीक है। और पांचवा पॉइंट है लाभ आधार। पांचवा पॉइंट कौन सा है, लाभ आधार। इसमें जो है कुछ क्रेता वस्तु को लाभ की प्राप्ति की दृष्टि से खरीदते हैं। ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है मित्रों। छठा पॉइंट है उत्पादन जो है उत्पाद प्रयोग का दर आधार। ठीक है। इसमें जो है बाजार विभक्तिकरण का आधार मन स्थित वस्तु ज्ञान व कुछ उपभोग जो होता है कि दर पर भी करता है, मूल्य को देखते हुए, उस प्रोडक्ट के रेट को देखते हुए ग्राहक करता है। इसे भी ध्यान में रखा जाता है। सातवां पॉइंट है परिणाम के आधार पर। सातवां पॉइंट कौन सा है, परिणाम के आधार पर। इसमें जो है क्रय मात्रा के आधार पर बाजार विभक्तिकरण किया जाता है। क्रय की मात्रा जो है इसके आधार पर विभक्तिकरण किया जाता है। आठवां पॉइंट है कि बाजार का जो है इसके प्रति जो है ब्रांड का निष्ठा के आधार पर, जो ब्रांड है उसमें कस्टमर एक ऐसा कस्टमर होता है जिस ब्रांड की वो वस्तु का उपयोग कर रहा है, प्रोडक्ट का उपयोग कर रहा है, वही वस्तु के प्रोडक्ट का उपयोग वो बराबर करता है। ठीक है मित्रों। अब इसके महत्व और लाभ को हम लोग समझेंगे। बाजार विभक्तिकरण के है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। इसके लिए आप लोगों के लिए पहला पॉइंट मैंने रखा है कि साधन का समुचित उपयोग व वितरण करते हुए विक्रेता बाजार विभक्तिकरण को से सफल हो जाता है। ठीक है। इसमें जो है विपणन, इसके अंतर्गत विपणन बाजार खंडों की आवश्यकता के अनुसार वह अपने वित्तीय जो है विपणन साधनों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है। इसमें कम संभावनाएं होती हैं कि वह विपणन व्यय को कम रखा जाता है। ठीक है। क्रेता बाजार खंडों का विश्लेषण से विपणन प्रयासों की जानकारी कर सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है संपूर्ण बाजार के खंडों में विभाजित एक समुद्र दृष्टि जो है विपणन कार्यक्रम तैयार कर सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है मित्रों आप लोगों के लिए कि बाजार विभक्तिकरण के माध्यम के प्रत्येक भाग या खंड बोले में ग्राहकों के रुचि, आय, आयु, आवश्यकता के आधार पर पूरी जानकारी होती है। ठीक है। इसमें विपणन कार्यक्रम आसानी से बनाया जा सकता है और ग्राहकों में उत्पाद की प्रति निष्ठा की जा सकती है। इसमें जो है हर एक आयु वर्ग के लिए, रुचि के लिए, सब के लिए एक ऐसा मार्केटिंग के लिए प्लानिंग किया जाए, विपणन कार्यक्रम तैयार किया जाए जिससे ग्राहकों के उत्पाद के प्रति जो है निष्ठा बनाई जा सके। ठीक है। चौथा पॉइंट है आप लोगों के लिए मित्रों कि विपणन विभक्तिकरण प्रबंध ग्राहकों की दृष्टि मांग से अपने उत्पाद के गुणों में सामान्यता व स्थापित करता है। ठीक है मित्रों। ये पॉइंट तो ज़्यादा डील करने की आवश्यकता नहीं है, आपको लिखने से ही पता चल गया है। पांचवा पॉइंट है बाजार विभक्तिकरण से प्रत्येक ग्राहकों के समूह व वस्तु की आवश्यकता को ज्ञान रखकर उत्पादन की पंक्ति बनाई जाती है ताकि प्रत्येक आवश्यकताओं की दृष्टि
की जा सके, सब के लिए अलग अलग एक व्यू रचना तैयार किया जाता है और उसके लिए प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। छठा पॉइंट है विपणन विभक्तिकरण में विपणन अवसरों का ज्ञान होता है। ठीक है मित्रों, विपणन विभक्तिकरण में विपणन के अवसरों का ज्ञान होता है। सातवां पॉइंट है कि बाजार विभक्तिकरण में कंपनी प्रत्येक बाजार खंड या भाग में ग्राहकों के प्रतियोगी उत्पादन विक्रेताओं के बारे में जानकार विपणन व्यूहरचना तैयार करता है, यानी कि उसके जो बाजार के प्रति किस भाग में किस चीज़ की किस प्रोडक्ट की आवश्यकता है, इसके अनुसार जो है व्यूहरचना स्ट्रेटजी तैयार किया जाता है। ठीक है मित्रों, इसी कड़ी में हम लोग आगे बात करते हैं विपणन बजट में अनेक भागों में खंडों में बैठकर अधिकतम लाभ कमाया जाता है। ठीक है, मार्केटिंग को अलग अलग भाग में विभक्त करके अलग अलग खंडों में विभक्त करके एक क्षेत्र से बहुत सारा लाभ कमाने का सोर्स बनाया जा सकता है। जिस सेक्टर में जिस चीज़ की आवश्यकता हो, इसे भांपते हुए बाजार का अलग अलग विभक्तिकरण किया जाता है, खंड में बांटा जाता है। नौवां पॉइंट है कि बाजार के विभक्तिकरण में सहायता से विभिन्न क्रेता समूह की रुचि, स्वभाव, आवश्यकता का पता लगाकर प्रभावशाली विपणन जो है संदेश का विकास किया जाता है। ठीक है, 10वां और आखिरी पॉइंट है विभक्तिकरण जो है संपूर्ण बाजार का आर्थिक अधिक जो है आकर्षित करता है और बाजार खंडों का जानकारी हो सकता है और फिर तुलनात्मक अध्ययन करके लक्ष्य बाजार को चुना जा सकता है। ठीक है, इसके अनुसार एक बाजार का सटीक आप अनुमान लगा सकते हैं और तुलनात्मक अध्ययन करके दूसरे खंडों से एक खंड को लक्ष्य बाजार का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे है कि बाजार विभक्तिकरण का जो है स्ट्रेटेजी, प्रत्येक बाजार का जो है प्रत्येक क्रेता जो है रुचि और आवश्यकता गुण के व्यवहार के सामान्य नहीं होता है, सबका अलग अलग देखने का एक नज़रिया होता है। ठीक है, इसके आधार पर बाजार का जो है विभक्तिकरण किया गया है। इसके लिए पहला पॉइंट है मित्रों कि अभेदित या भेदित, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, अभेदित या भेदित विहन विपणन व्यूहरचना। इसमें जो है विभक्तिकरण के इस व्यूहरचना के अंतर्गत कंपनी में बाजार खंडों को पहचान कर बिना ग्राहकों को कुछ समान, ठीक है, बिना ग्राहकों को कुछ समान विशेषता के आधार पर वस्तु बनाती है और बेचती है। अर्थात इसको अगर समझते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें एक ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, और एक ही विपणन कार्यक्रम से के द्वारा सभी ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और भारत में अधिकांश जो है कंपनी अभेदित विपणन व्यूहरचना का उपयोग करती है, जैसे सिगरेट, इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं सिगरेट कि कैसा भी बनाए उसके अंतर्गत आकर्षित ग्राहक हो जाता है। इसके लिए एक ही व्यूहरचना होता है। इसमें जो है एक ही प्रकार का वस्तु का ब्रांड बनाया जाता है, इसमें एक ही विपणन कार्यक्रम बनाया जाता है जो वस्तु के प्रति क्रेता वर्ग को व्यापक संख्या में प्रेरित कर सके। ठीक है, अब आगे पॉइंट है दूसरा पॉइंट, भेदित या विपणन व्यूहरचना। इसमें जो है इस व्यूहरचना के अंतर्गत बाजार के जो है इस व्यूहरचना के अंतर्गत बाजार में सभी खंडों को ध्यान में रखकर विभिन्न उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, अर्थात बाजार में जो है विभिन्न खंडों के में बांट दिया जाता है और सभी खंडों के लिए अलग अलग वस्तु का निर्माण किया जाता है। जैसे हिंदुस्तान यूनियन लीवर लिमिटेड, ठीक है, कई प्रकार का सोप बनाती है, जिसमें हो गया अनेक प्रकार का लाइफ बॉय बनाती है, अनेक प्रकार का साबुन बनाती है, अलग तरह का। ठीक है, और अगला पॉइंट है आप लोगों के लिए संकेंद्रित व्यूहरचना। कौन सा मित्रों? संकेंद्रित व्यूहरचना। इसके अंतर्गत जो है इस व्यूहरचना के अंतर्गत विक्रेता जो सभी बाजार में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करता है, इस नीति को अपनाते हैं। संपूर्ण बाजार के स्थान पर बाजार के किसी एक खंड पर संपूर्ण विपणन शक्ति केंद्रित करता है, सब शक्ति एक ही भाग पर केंद्रित कर देता है और संस्था के द्वारा एक ही प्रकार के उत्पादन किया जाता है इसमें। ठीक है, इस व्यूहरचना में जो है
जिस प्रकार के बाजार भाग को चुना जाता है जिसकी आवश्यकता अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सके और उपरांत उसका जो है उत्पादन तैयार किया जा सके और विपणन कार्यक्रम को इसमें लागू किया जा सके। ठीक है मित्रों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप वाणिज्य विद्यालय के साथ जुड़े रहें और वाणिज्य विद्यालय को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मार्केटिंग के अगले टॉपिक के साथ आप के साथ वाणिज्य विद्यालय पर ही। तब तक के लिए बाय बाय मित्रों।